ठीक है, एक नई शीट बनाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जॉइंस। ठीक, तो बेसिकली ज्वाइन क्यों यूज होता है पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ज्वाइन का मतलब ये होता है कंबाइन अ रिकॉर्ड फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स। ठीक है, तो combined records from more than one tables रोज, राइट। क्योंकि रो ही तो ऐड करते हैं हम, जब भी ज्वाइन करते हैं सिलेक्ट होके हमारे पास रो आता है डेटा के फॉर्मेट में। ठीक, तो इसलिए ज्वाइन यूज करते हैं। ज्वाइन कितने टाइप की होती हैं, तो यहाँ पे ज्वाइन होता है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, फुल आउटर, राइट आउटर। सो ये भी होते हैं, बट बेसिकली आप अगर समझ जाओगे कि लेफ्ट और राइट क्या होते हैं तो वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ओके, इनर ज्वाइन बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम दो टेबल्स को क्रिएट किए और एक टेबल में मान लो एक फॉरेन की है, ठीक, और दूसरे टेबल एक टेबल में प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में उसी की को हम एज अ फॉरेन की बना देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप बन जाता है एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का। और वहां पे जब डेटा हम ज्वाइन लगाते हैं तो उन आईडीज के बिहाफ पे हम ज्वाइन लगाते हैं जिससे डेटा हमें मिल जाता है। बट यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता है कि जो इनर ज्वाइन हम लगाए वो प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप ही हो, बट मोस्टली ऐसा ही होता है जहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और ज्वाइन लगा के डेटा निकालते हैं वहां पे ही होता है। बट नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको कि मैंडेटरी नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं उसमें ये आता है कि हमें वहां पे ये चीज एक रिलेशनशिप बनाना चाहिए, तभी डेटा सेलेक्ट करना चाहिए इनर ज्वाइन के फॉर्मेट में। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो भी हम एक टेबल में डेटा क्रिएट किए उसके रिस्पेक्ट में हम किसी और टेबल से कलेक्शन उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका मास्टर टेबल मान लो और दूसरे टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स जा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ज्वाइन लगा लेते हैं। तो जो हमारा एक डेटा मास्टर डेटा से आ जाता है रिकॉर्ड्स, और फिर दूसरे टेबल में जिसमें मल्टीपल रोज रहती हैं उस आईडी के रिस्पेक्ट में वहां से हम मल्टीपल डेटा निकाल लेते हैं, या सिंगल भी रिकॉर्ड। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टेबल को स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो पहले इसको इनर ज्वाइन पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मली अब मैं यहाँ पे जाके डायरेक्ट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और इस पे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएंगे, कैसे प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है कि कैसे फॉरेन की और प्राइमरी की यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट अब डिज़ाइन के व्यू से हम टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्रिएट में टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, मान लो यहाँ पे हमने आईडी दे दी और यहाँ पे इंटीजर दे दिया। अलाउ नल्स का मतलब है कि यहाँ पे अगर नल अलाउ कर देंगे तो इसमें नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा, बट अलाउ अगर नल नहीं रहेगा तो यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। तो हम इसको अनचेक कर देते हैं क्योंकि हम इसको प्राइमरी की बनाएंगे। एक सेकंड देना तो।
सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्रिएट कर, अब यहाँ से प्राइमरी की क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, सेट एज प्राइमरी की राइट क्लिक करके सेट कर देते हैं यहाँ से, और रिमूव करेंगे रिमूव हो जाएगा, सेट कर देंगे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ प्राइमरी की सेट किया, हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि हम बार बार इंसर्ट करते हैं डेटा, तो इस केस में हमें मैनुअल इंसर्ट करना पड़ता है इस आईडी पे, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक इंसर्ट हो, इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे। तो एक सेकेंड, आई डोंट हैव पेंसिल, आई थिंक लीव इट। सो यहाँ पे आइडेंटिटी पे हमने यहाँ पे एस कर दिया, तो 1 of 1 क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 होगा। आइडेंटिटी सीड का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर इसको आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, और ये कितने नंबर का इंक्रीमेंट देना चाहते हो उस नंबर पे उतने नंबर का इंक्रीमेंट देंगे तो वो इंक्रीज होता जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें ये इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक इंसर्ट होगा, ठीक। तो हमने यहाँ ऑन कर दिया इसको, और इंक्रीमेंट 1 of 1 हो गया। दूसरा हम यहाँ पे दे दिए क्या, मान लो फर्स्ट नेम दे दिया, और यहाँ पे varchar ले लिया 50, ये भी हम नल नहीं रख रहे हैं क्योंकि इंसर्ट तो करना है डेटा, ठीक है। तो एक कंट्रोल एस कीजिए, यहाँ पे टेबल 1 करके बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि खुद अपना डालना है डिटेल्स, मान लो माई टेब, मान लो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, ठीक। अब क्या होगा कि ये एक टेबल बन गया, दूसरा टेबल हम बनाते हैं यहाँ से, जिसमें एक आईडी दे देंगे, और यहाँ पे भी इंटीजर दे देंगे, और अलाउ नल कर देंगे, सेट प्राइमरी की कर देंगे, यहाँ पे भी आइडेंटिटी ऑन कर देंगे, और यहाँ पे दे देंगे वो फॉरेन की जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे फॉरेन की बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिखो STUDENT स्टूडेंट आईडी। इससे क्या होगा कि समझ में आएगा कि स्टूडेंट आईडी है, इसका मतलब स्टूडेंट की टेबल की एक आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटीजर दे देते हैं, नल अलाउ नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें वही वैल्यू ऐड करनी है जो इसके पेरेंट टेबल में हो। तो पेरेंट टेबल कौन सी हुई, स्टूडेंट पेरेंट टेबल हुआ, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे ही नहीं रखना है इसको, यहाँ पे सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और ले लेते हैं मार्क, यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में varchar 50, और यहाँ मार्क ले लेते हैं इंटीजर, मान लो इंटीजर में ही देते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आता है रिलेशनशिप क्रिएट करने का ऑप्शन, राइट। यहाँ पे क्लिक कीजिए रिलेशनशिप, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड, ऐड करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा FK टेबल 1 अंडरस्कोर टेबल 1, राइट। ये अभी ऑटोमेटिक रीनेम होगा, देखेंगे कैसे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे ये दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल की स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक। अब हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि हमें उस टेबल को ऐड करना है जिस टेबल से हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक। यहाँ पे राइट क्लिक किए, किस पे, टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशंस, इसका मतलब ये है कि किस टेबल के किस कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे राइट क्लिक किए, प्राइमरी की टेबल, प्राइमरी की टेबल कौन सी है, हमारी स्टूडेंट्स की होगी, ठीक। और फॉरेन की टेबल हमने अभी बनाया नहीं है, तो बेसिकली इसको हम क्या कर लेंगे, क्लोज करेंगे, अभी इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका टेबल का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, STUDENT स्टूडेंट मार्क्स, MARKS मार्क्स, मार्क होता है क्योंकि एक ही मार्क जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के मल्टीपल मार्क्स जा सकते हैं इसमें, इसलिए मार्क कर दिया, ठीक है, प्लूरल बना। तो ये भी ध्यान देना, टेबल नेमिंग में ज्यादा बेनिफिट होता है, रीडेबिलिटी बढ़ती है इससे, ठीक है। यहाँ पे आ गए स्टूडेंट, और यहाँ पे आ गए स्टूडेंट मार्क्स, ठीक। यहाँ पे क्लिक करते हैं कौन सी, आईडी, और यहाँ पे कौन सा कॉलम होगा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे वो आईडी होगी जिस आईडी की प्राइमरी की सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वो आईडी है जो यहाँ पे फॉरेन की सिलेक्ट करना, ठीक है। और जैसे इसको ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये एफ के सिलेक्ट हो गया, एफ के स्टूडेंट मार्क्स
के अंदर स्टूडेंट मार्क्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इस तरीके से हम इसको रीनेम कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, कोई नहीं, बट क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद यहाँ एस्ट्रिक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना एस्ट्रिक। ठीक, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और ये वेट थोड़ा टाइम लगेगा और सेव करने के लिए बोलेगा। जैसे आप यस करेंगे सेव हो जाएगा। ठीक, मान लो आपका ऐसे सेव कर रहे हैं, सेव नहीं हो रहा है और वो बार बार बोल रहा है कि टेबल को ड्रॉप करो फिर क्रिएट करो, इस तरीके से ऑल्टर नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम अगर आपका नया इंस्टॉल है एसक्यूएल सर्वर तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स में, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन क्वेरी डिजाइनर। ठीक, क्वेरी डिजाइनर में आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है प्रिवेंट सेविंग चेंज दैट रिक्वायर्ड टेबल रिक्रिएशन। ठीक है, अगर इसको ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, जैसे हमने ये अनचेक कर दिया, ठीक, तो मान लो मैं इस पे ये रिमूव कर रहा हूँ रिलेशनशिप। ठीक है, अभी कौन आया? मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब ये बोल रहा है यस करने के लिए, मैंने यस किया, सेव होगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ रिलेशनशिप बना दिया और यहाँ पे गए स्टूडेंट्स लिया, आईडी स्टूडेंट आईडी ओके किए। तो अभी डेटा नहीं इसलिए हो जा रहा है, जब डेटा आता है तो प्रॉब्लम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जाके आप चेक अनचेक कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये इसलिए है कि देखो ये जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर्ड टेबल रिक्रिएशन। अगर ये चेक है तो रिक्रिएट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, इसको अनचेक कर देंगे तो सेव कर देगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां जाके आप कर देंगे अनचेक, चेक तो हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर इंसर्टिंग डेटा। अभी डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं इसमें अलग अलग से, तो समझ में आएगा कैसे काम करता है। यहाँ पे स्टूडेंट में गया और जैसे इस पे आएंगे आप अगर यहाँ पे इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, नहीं मैं इनपुट ले रहा हूँ लेकिन इनपुट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली यहाँ पे होगा, यहाँ पे एडिटेबल नहीं है, राइट नहीं कर सकते डेटा, क्योंकि इसको हमने प्राइमरी की सेट करके रखा है। और इस पे जो आइडेंटिटी प्राइमरी की सेट रहेगा, देखो प्राइमरी की सेट करने से रीडेबल नहीं बनेगा, लेकिन जब आप ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं, इस पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, तब ये बन जाता है रीड ओनली। तो यहाँ पे आप इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। उसका इंसर्ट करने का तरीका है कमांड के थ्रू, कैसे इंसर्ट करेंगे विल लेट यू लेटर। बट अभी है कि ये रीड ओनली हो गया। यहाँ पे सिर्फ नाम दे सकते हैं आप, मान लो यहाँ पे नाम हमने दे दिया राम, दूसरे में दे दिया श्याम। आप देखेंगे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है 1 बाय 1। जो सीड था, सीड का मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगेन 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो आपको यहाँ कुछ, ठीक है, देने की जरूरत नहीं है। तो पीयूष, ठीक है, अब हमने किया क्लोज। अब दूसरा आ गया यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स, इस पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट। इस पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एडिट स्क्रिप्ट किया, एडिट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये भी रीड ऑनली है। क्यों? क्योंकि इस पे प्राइमरी की आइडेंटिटी लगी है। मान लो स्टूडेंट पे मैंने डाला यहाँ पे 5, ठीक, सब्जेक्ट में डाल दिया मैंने मान लो मैथ, और यहाँ पे मार्क में दे दिया 90%। अब देखो ये कह रहा है कि द डेटा इन रो 1 वॉज नॉट कमिटेड। क्यों नहीं कमिट कर रहा है? क्योंकि ये फॉरेन की को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि जो आईडी आपने यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्टूडेंट, जहां पे प्राइमरी की ये आईडी, ये जो स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, ये
स्टूडेंट्स की टेबल में है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक कंस्ट्रेंट बन गया है यहाँ पे, जो कि अवॉइड कर रहा, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपको केवल वही वैल्यू डालनी है जो कि इसके मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा और यहाँ पे जैसे मैं इसको टैब प्रेस करूंगा ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, आप जैसे यहाँ इसको क्लोज कीजिए, देखिए इंसर्ट हो गया। आप एडिट पे ले आइए, यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 दे देते हैं, इसमें भी मैथ, और यहाँ पे 85 दे देते हैं। ठीक, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगेन मैं यहाँ 10 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैथ ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे 80 कर रहा हूँ, फिर नहीं करने देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने गया 3 किया। आप देखो ये इसलिए अब देख रहे हैं आप ना, 2 3 चल रहा है, फिर 5 हो जा रहा है। ये इसको कहते हैं स्विच कर रहा है ये। ठीक है, जो भी आपकी आइडेंटिटी चल रही है वो स्विच हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जब इस पे ऐड की वैल्यू गलत इंसर्ट किया तो ऑलरेडी एक वहां पे इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो जब मैच नहीं करता तो स्विच करने लगता है। इस वजह से इसकी आईडी कभी कभी आप देखेंगे इंसर्ट करे रहेंगे 1 to 10 होता है, उसके बाद इंसर्ट करते हैं 1000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो इंटरनली वर्क करता है ऐसे, उसकी जो इंक्रीमेंट ऑर्डर है उसको चेंज कर देता है, तो वो फिर किसी और से स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज पे अब कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, दोनों में टेबल में डेटा आ गया। ठीक है, अब सिलेक्ट करते हैं, इनर ज्वाइन यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर करने से इसका कैसे चला जाएगा, तो यहाँ पे एरर हट जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब यहाँ जो इसका इंटरनल ज्वाइन चल रहा है, एक टेबल से दूसरे टेबल में जो रिलेशनशिप क्रिएट है उस पे हम ज्वाइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इनर ज्वाइन स्टूडेंट मार्क्स ऑन, किस पे लगाना चाहते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें इलियास ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टेबल का नाम बड़ा है। ठीक है, और दो टेबल में अगर सेम ही कॉलम मैच करता है या सेम कॉलम नहीं भी मैच करे तो भी आपको एज अ टेबल का नाम देना पड़ेगा। जैसे टेबल नेम डॉट, यहाँ पे आपको आईडी देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि बार बार ये लिखना पड़ता है, जिससे वो सही नहीं होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे एज करके हम दे देते हैं यहाँ पे एस, और यहाँ पे एस एस एम। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एस इक्वल एस एम डॉट स्टूडेंट की आईडी। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने एस्ट्रिक यूज किया है। तो हमें एस्ट्रिक यूज नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो एस्ट्रिक यूज कर सकते हो, बट जब हम काम करते हैं तो कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है तो वहां पे एस्ट्रिक यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है, एस डॉट नेम फर्स्ट नेम कॉमा एस एम डॉट सब्जेक्ट कॉमा एस एम डॉट मार्क। ठीक, सब्जेक्ट एक कीवर्ड है यहाँ पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आ गया डेटा, राइट। मैथ और जो भी है इनके मार्क्स। तो इनर ज्वाइन इस तरीके से काम करता है। अब बात आती है लेफ्ट ज्वाइन की। ठीक, इनर ज्वाइन में बेसिकली मैं थोड़ा पेंट में भी दिखा देता हूं ताकि समझ में आए कैसे काम करता है। मान लो आपकी ये टेबल ए है। ठीक, और एक आपने क्या किया, दूसरी टेबल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हो गया टेबल बी। ठीक, अब
इन दोनों में डेटा है, इन दोनों में डेटा है, बहुत सारा डेटा से भरा हुआ है इसमें। अब जब आप इनर ज्वाइन यूज करेंगे तो वो किस तरीके से काम करेगा, वो उस तरीके से काम करेगा जो दोनों टेबल में रिकॉर्ड्स मैच करेगा उसी को डेटा निकाल करेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये मान के चलो, मान लो ठीक, इस तरीके से डेटा निकल के आएगा। कौन सा डेटा निकल के आएगा, ये वाला डेटा निकल के आएगा, ये वाला डेटा, ये जो इतना डेटा यहाँ पे है दोनों में जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो डेटा आपको निकल के फिल्टर हो जाएगा इनर जॉइन में। इस तरीके से आप अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं। तो जब भी आप इनर जॉइन यूज करेंगे या कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उस पर आप ये समझ जाइए कि ये इस तरीके से काम करता है। ठीक, अब चलते हैं लेफ्ट जॉइन पे, और यहाँ पे ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन करता क्या है, लेफ्ट ज्वाइन ये करता है कि सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन, सिलेक्ट ऑल द records from left join and matching record from right join, matching records from right join। ठीक है, वो कैसे अभी देख लेते हैं। अब आते हैं हम इस पे पेंट पे फिर से एक, ठीक, और इसका मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ इनर ज्वाइन। लो मैंने इसको ग्रुप में भेज दिया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम करता है। मान लो आपके पास एक टेबल है यहाँ पे, मान लो ये सर्किल है, ठीक, ये एक टेबल हो गया, टेबल 1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया टेबल 2। अब क्या होगा कि जो लेफ्ट ज्वाइन मैंने क्या बोला है, सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, ये जो डेटा है ये आपको सिलेक्ट होके डेटा मिलेगा, ये डेटा नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये माइंड में रखिए किस तरीके से ये काम करता है लेफ्ट ज्वाइन। अब चलते हैं इस पे, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। अब यहाँ पे जो हमने इनर ज्वाइन लगाया, यहाँ पे हमने लगा दिया लेफ्ट ज्वाइन। ठीक, क्योंकि हमारे पास हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो। एम्प्लॉय मार्क्स में मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड है, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। जैसे मान लो इसमें मैंने कर दिया विवेक, मोहित, अनुराग, धीरज, रेखा, रेणु।
ठीक, इस तरीके से मैंने इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे स्टूडेंट में तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे है, राइट। सो इस केस में अब हमें ये चेक करना है कि कैसे लेफ्ट ज्वाइन वर्क करता है। आप डेटा सेलेक्ट कीजिए और देखिए, समझ में आएगा। ठीक, आपके इसमें क्या हमने सीखा यहाँ पे कि जो लेफ्ट टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स प्लस जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो निकल के आएंगे लेफ्ट ज्वाइन के केस में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो सारे आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट के भी सारे आ गए और यहाँ पे ये नल आ गया क्योंकि ये मैच नहीं किया रिकॉर्ड्स। और केवल इन्हीं दोनों कॉलम में नल क्यों आया, उसका ये रीजन है कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे वो किस टेबल के कॉलम है, वो दूसरे टेबल के कॉलम है, इस वजह से उन कॉलम पे नल हो गया। ठीक, तो ये एक तरीका है लेफ्ट ज्वाइन सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ। अब बात आती है हमारे पास किस ज्वाइन की, राइट ज्वाइन की। तो जो लेफ्ट ज्वाइन है सेम उसी का ऑपोजिट होता है राइट ज्वाइन। तो हम चलते हैं यहाँ पे राइट ज्वाइन पे, कॉपी कर लो यहाँ पे, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम, जहां मैं गलत लिखूं वहां पे आप लोगों को पिंग करना चाहिए। ठीक है, राइट ज्वाइन नहीं होता, सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। इस तरीके से डेटा निकल के आएगा। तो अब सेम कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, राइट और राइट ज्वाइन, और यहाँ पे ये टेबल हो गया। तो राइट टेबल का सारा डेटा मैचिंग रिकॉर्ड, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपको जो मैच करेगा राइट टेबल से। तो एक बार जरा हम यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें ग्रुप में, उसके बाद फिर इस पे आता है। अब यहाँ पे यहीं पे हम लगा दे क्या, राइट, RIGHT, राइट ज्वाइन। तुम्हारे पास कितने रिकॉर्ड्स आए, 3 रिकॉर्ड्स आए। ठीक, क्यों 3 रिकॉर्ड्स आए, उसका ये रीजन था कि हम एक्चुअली ज्वाइन उल्टा लगा रहे हैं। जिस मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल में क्या हो रहा है, 3 ही रिकॉर्ड है आपके पास, और रिकॉर्ड तो आएंगे ही नहीं। ठीक, इस वजह से ये हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर दे, कॉपी कर दे स्टूडेंट्स की जगह, और फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या कर दे, SM कर दे, और यहाँ पे एस, आप अब देखेंगे डेटा तो सेम वही रिकॉर्ड निकल के आया क्योंकि हमने स्वैप कर दिया टेबल का नाम। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे राइट ज्वाइन और कैसे लेफ्ट ज्वाइन काम करता है। लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन। ठीक, अब बात आती है कि क्या होता है, जैसे हम यूनियन लगाते हैं और यूनियन ऑल लगाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, यूनियन के केस में केवल कॉमन रिकॉर्ड्स आते हैं, यूनियन ऑल के केस में हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। ऑलरेडी में हमने प्रीवियस कॉल में समझा था इस चीज को। अब जब हम फुल ज्वाइन लगाते हैं तो क्या होता है, फुल ज्वाइन के केस में एक ऐसा ज्वाइन जो कि सारा डेटा निकाल कर दे देगा। तो लेफ्ट ज्वाइन के बाद हमारे पास क्या आता है, फुल ज्वाइन आता है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ पे,
फुल ज्वाइन में ये होता है। और ठीक, अब आते हैं इस पे एसक्यूएल पे, कैसे फुल ज्वाइन काम करता है वो चीज हमें समझना है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में हमने लगाया, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, सारा डेटा सेलेक्ट होके आ गया। जो भी डेटा हम यहाँ पे मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, जितना डेटा दोनों टेबल में है वो सारा रिकॉर्ड निकल के आ गया। तो इस तरीके से फुल ज्वाइन काम करता है, दोनों टेबल से निकालता है और किसी एक टेबल से स्पेसिफिक वैल्यू चूज नहीं करके निकालता, दोनों में जो भी डेटा है सब कुछ निकाल के दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से फुल ज्वाइन लगाते हैं हम। इस पे मैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं इस तरीके से। एक सेकंड देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या क्या बचा है इसमें, केवल में फॉरेन की हो गया, प्राइमरी की हो गया, जॉइंस हो गए, सिटी हो गया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें लूप कैसे यूज करते हैं। select all records from both tables। लूप कैसे यूज करते हैं, लूप यूज करने का दो तरीका है एसक्यूएल में। एक तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कर्सर यूज करना पड़ता है, दूसरा यूज करने के लिए हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके, लेकिन दोनों अवॉइड किया जाता है यूज करने के लिए। उसका रीजन ये है कि ये पूरी क्वेरी को स्लो कर देता है। क्यों स्लो कर देता है, क्योंकि ये क्या करता है, पहले टेबल सेलेक्ट करता है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये हर एक रो को इटरेट करता है, इस वजह से ये पूरी क्वेरी को स्लो कर देता है। इस वजह से हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कर्सर और लूप ये सारी चीजों को अवॉइड करें अपने एसक्यूएल की क्वेरी में यूज करने, हो सके तो अवॉइड करो, बट अगर जब नहीं काम बने तो यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली अवॉइड करना चाहिए हमें क्योंकि स्लो कर देती। कैसे हम यूज करेंगे, ठीक, बात है नेक्स्ट क्वेरी में कर्सर कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। वो जैसे हम क्या चीज फेच करना चाहते हैं, ठीक है, किस टेबल से फेच करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसकी, और कौन सा कॉलम फेच करना है हमें कर्सर के थ्रू। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर वो वेरिएबल्स कर लेंगे। मान लो हम कौन सा यूज करना चाहते हैं, हमें ये स्टूडेंट के टेबल्स पे कर्सर कॉल करना है, और कर्सर कैसे काम करता है उसके लिए हमें आईडी चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए, दो चीजें हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे कर लिए क्या, आईडी, आईडी हमने ले लिया इंटीजर, कॉमा कॉमा देके आप मल्टीपल्स कॉलम को डिफाइन, मल्टीपल वेरिएबल, कॉलम नहीं वेरिएबल है यहाँ पे, तो वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे एट द रेट फर्स्ट नेम। ठीक, इन varchar यहाँ पे 50 हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है कि हम यहाँ पे काउंटर सेट कर सकते हैं, कि हम काउंट कर सकते हैं कि कितना कॉल हुआ, कितनी वैल्यू आई। तो उसके लिए हम चाहे तो डिक्लेयर करें, ना चाहे तो ना डिक्लेयर करें। मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी काउंटर की जरूरत पड़े तो उस तरीके से वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काउंटर इंटीजर, और इसको अभी सेट कर देते हैं यहाँ पे एट द रेट काउंटर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है।
अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे कर्सर, कैसे कर्सर डिक्लेयर होता है, तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। ये सब आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी चीजें लिखते जा रहे हैं उसको कमेंट करके लिखते जाइए कि किस लिए यूज हो रहा है, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है, डिक्लेयर, और यहाँ पे हम मान लो लिख देते हैं प्रिंट स्टूडेंट्स। ठीक, तो डिक्लेयर कर्सर, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो डिक्लेयर कर्सर, कौन सा कर्सर हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम है प्रिंट स्टूडेंट। उसके बाद क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कर्सर डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, पहले डिक्लेयर कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद कौन सा कर्सर का क्या नाम होगा वो डिफाइन करेंगे, फिर कर्सर, उसके बाद फॉर यूज करते हैं। फॉर मीन्स के लिए होता है कि किस कॉलम के लिए हम इस कर्सर को डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे टेबल का नाम देंगे और जब एग्जीक्यूट होगा पूरा डेटा एक बार में आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे क्या हम टेबल में यहाँ पे सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, ये आ नहीं रहा क्योंकि हमें यहाँ पे देना पड़ेगा नाम, फ्रॉम स्टूडेंट्स, हट गए। अब यहाँ पे आप कंडीशन, वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, जितना आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करना हो वो भी यहाँ यूज कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे इस तरीके से ब्रेक कर देता हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपन कर्सर, ओपन कर्सर का मतलब ये होता है कि अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। अभी तो हमने डिक्लेयर कर दिया, कर्सर जब एग्जीक्यूट होगा इसमें वैल्यू चली जाएगी। ओपन कर्सर का मतलब जैसे हम कनेक्शन ओपन करते हैं, जब भी एसक्यूएल के साथ हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें कनेक्शन ओपन करना पड़ता है, फिर हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। इसी सेम ही तरीके से यहाँ भी हमें कर्सर को ओपन करना पड़ेगा, तभी ये डेटा फेच करेगा, अदरवाइज ये डेटा फेच नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉर्मल ओपन कर्सर, कर्सर नहीं लिखना पड़ेगा, कर्सर का नाम जो कर्सर हमने डिफाइन किया है। तो हमने प्रिंट स्टूडेंट का कर्सर डिफाइन किया है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे फेच रिकॉर्ड्स, फेच रिकॉर्ड करेंगे तो हमने अभी इसका यूज नहीं किया है, ये अब इनका यूज करेंगे, इसी में वैल्यू होल्ड करेंगे। फेच रिकॉर्ड्स इनटू वेरिएबल्स। ठीक, अब यहाँ पे हम वेरिएबल में डेटा होल्ड करेंगे, कैसे, उसके लिए लिखना पड़ेगा फेच नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर का नाम, कर्सर का नाम क्या है, ये है, इनटू किसमें, इनटू का मतलब जैसे हम इंसर्ट, कभी कभी टेबल कैसे डायरेक्ट सेलेक्ट टेबल, टेबल का नाम देते हैं और कॉलम का नाम देते हैं फिर वैल्यूज लिखते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट इंसर्ट करना होता है तो हम सीधा लिखते हैं टेबल का नाम इनटू किस टेबल से उस टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ भी हम ये देंगे कि किस में इंसर्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे हम आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, इन दोनों वेरिएबल में हम डेटा होल्ड करना चाहते हैं। ठीक, अब हम लूप स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लूप, ठीक है, यहाँ पे लूप स्टार्टेड, स्टार्टेड until records are available। ठीक, तो यहाँ पे लूप तब तक स्टार्ट रहेगा जब तक कि रिकॉर्ड रहेगा किसमें, प्रिंट स्टूडेंट में।
और जैसे रिकॉर्ड खत्म होगा वैसे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, while at the rate fetch status। ये क्या करता है कि ये स्टेटस फेच करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो अंदर आके बिगिन करे और एंड। कभी भी ऐसे लिखा करो, बिगिन उसके साथ पेयर बना लिया करो एंड, और उसके अंदर फिर लिखा करो। ऐसा नहीं तो बिगिन लिख के फिर लास्ट में एंड लिखो। इससे क्या होता है, ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और यहाँ पे फिर लिखो इफ काउंटर इक्वल टू 1 देन बिगिन एंड। और बिगिन एंड जब भी करेंगे उसके अंदर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा हमेशा, तो ये चीज ध्यान देना। प्रिंट, हमें क्या करना है, प्रिंट, हम आईडी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वो कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे जैसे हमने वो किया था, या फिर ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप ये भी दे सकते हैं, आईडी प्लस जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मली ये सब देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे इस वैल्यू को ले लेते हैं। प्रिंट, और यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके की हम दे सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट हो गया जो भी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे, अभी हो सकता है ये एरर दे क्योंकि मे बी ये इंटीजर है और यहाँ पे कॉन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो स्ट्रिंग के साथ, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से स्टेटस फेच कर, यहाँ पे डेटा फेच करेंगे और उसमें होल्ड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे फेच सेम, कॉपी कर लो यहाँ पे। ठीक, तो फिर से फेच कर लिए, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से चलता है कि जैसे हमारा फॉर लूप चलता है उस तरीके से नहीं चलता है। हमें खुद ही ये 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार ऊपर से आएगा डेटा मैच करेगा, फिर यहाँ फेच कर लेंगे तो फिर ये चेक कर लेगा बाद, क्योंकि फिर ये उसके ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ वाइल में ही चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे बिगिन एंड हो गया, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज, कर्सर का नाम देंगे। कर्सर को क्लोज भी करना होता है, तो कभी ऐसा नहीं है कि आपने कर्सर ओपन कर दिया और उसको ऐसे ही रहने दिया, कर्सर को भी क्लोज भी करना पड़ता है। और फिर क्या करना पड़ता है, डीएलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सेलेक्ट करके देखते हैं डेटा सेलेक्ट होता है कि नहीं होता। मैं कह रहा था ये कन्वर्टिंग यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। दो तरीका होता है, या तो हम कास्ट करें या तो हम कन्वर्ट करें। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कन्वर्ट करने की जरूरत है, यहाँ डायरेक्ट कास्ट कर देते हैं। कास्ट आईडी एज इन वेर केयर, मान लो यहाँ पे 10 दे देते हैं। अब देखो ये क्या किया, जितना भी डेटा था उन सबको प्रिंट करता गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम कर्सर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्सर क्या करता है, लूप की तरह काम करता है, और वो जो भी डेटा पे हम कर्सर चलाते हैं वो निकाल के डेटा बार बार प्रिंट करता रहता है। तो ये बेनिफिट है जो कि आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करेगा, डिक्रीज ही करेगा। बट कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें लूप चलाने के लिए, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, कर्सर यूज करना पड़ता है। ठीक है,
तो कर्सर के कुछ फेजेज होते हैं, ध्यान से देना। ओपन करना पड़ता है, फिर फेच करना पड़ता है, फिर हमें कंडीशन वाइल लूप का लगाना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपको डेटा प्रिंट करना प्रिंट कर लीजिए, क्लोज कीजिए, डीलोकेट कीजिए, आपका कर्सर सक्सेसफुली डन। ये आपका हो गया कर्सर, और केस हो ही गया। चलो अब बताते हैं रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि रिप्लेस फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस लूप में कर्सर। रिप्लेस फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई स्ट्रिंग है, ठीक, वो इनपुट स्ट्रिंग को हम चाहते हैं कि किसी एक वैल्यू से रिप्लेस कर दें, ठीक, और जो भी वैल्यू से रिप्लेस करे वो अपडेट हो जाए हमारे एग्जिस्टिंग रिप्लेस फंक्शन में। तो चलो इसमें रिप्लेस करके देखते हैं कैसे काम करता है। अब मैं टेबल्स पे नहीं काम करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ डायरेक्ट, तो ज्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट भी आप कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आई लव माई कंट्री, ठीक। आप सेलेक्ट कीजिए, तो आपको क्या सिलेक्ट में मिलेगा, वो डेटा मिलेगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यहीं पे अगर आपको फंक्शन यूज करना है, तो आप फंक्शन नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता है, आपके पास बहुत सारी क्वेरी हुए, प्रोसीजर बहुत बड़े बड़े हैं, तो उस केस में आपको उस एग्जैक्ट पोजीशन पे अंडरस्टैंड करने में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, इस फंक्शन को कैसे यूज करें, ठीक, वो करने के बजाय आप क्या करो कि वहां से उतना पर्टिकुलर क्वेरी निकाल के ले आओ और एक नई क्वेरी विंडो में क्या करो, पेस्ट करो, और फिर आप सेलेक्ट स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर वैल्यू पे परफॉर्म करोगे, तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और आपकी पूरी प्रोसीजर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और इजिली आप समझ भी जाएंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस। अब रिप्लेस फंक्शन क्या करता है कि 3 आर्ग्यूमेंट इसमें देने होते हैं। एक तो वो आर्ग्यूमेंट देने होते हैं कि जिस आर्ग्यूमेंट जिस पे हमें परफॉर्म करना, इनपुट जिसको बोलते हैं, और सेकंड हमें वो देना पड़ेगा कि जिस वैल्यू को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक, और तीसरा जिस वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रिप्लेस फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे कॉमा, अब हमें उस वैल्यू को रिप्लेस करना है जिस वैल्यू को हम इस इनपुट से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमें क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे हमें कंट्री रिप्लेस करना है, तो हमने क्या किया, कंट्री दे दिया, कॉमा, किससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, मान लो सिटी दे दिया। अब आप सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, आई लव माई सिटी, ठीक। तो कंट्री से सिटी को हमने कंट्री को सिटी से रिप्लेस कर दिया रिप्लेस फंक्शन का यूज करके। तो इस तरीके से हम रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब भी आपका ध्यान जाए तो समझ में आए। विल टेक 3 आर्गुमेंट, टेक्स 3 ठीक। अब एक तो हो गया, एक सेकंड में। ओके, अब इसमें टिम टेबल शायद मैंने नहीं बताया अभी, ठीक है, तो अभी टिम टेबल पे चलते हैं। एक बार ये सारा ओवरव्यू समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम जब एप्लीकेशन बनाने लगेंगे तो फिर वहाँ सारी चीज़ें यूज करेंगे। टिम टेबल क्या होता है, टिम टेबल 2 तरीके से होते हैं, और इसका बेनिफिट क्या होता है,
और ये जाता कहाँ है, होता कहाँ है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक डेटाबेस है, जैसे हम पर्टिकुलर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ये डेटाबेस हमारे पास, ठीक, ये डेटाबेस है। तो जब भी हम टिम टेबल बनाते हैं, टिम टेबल इस डेटाबेस में नहीं जाएगा। पहली बात, हमेशा यह ध्यान दीजिए कि जो टिम टेबल होता है वो एक्चुअल डेटाबेस में नहीं जाता, उसकी जो लोकेशन होती है वो हम टेम्प डीबी में रखते हैं, ठीक। तो इसको, ये एक स्पेसिफिक टेबल होता है जो कि हम स्टोर करते हैं दूसरे डेटाबेस में, और इसको परमानेंटली हम स्टोर भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ड्रॉप भी होता है। तो इसका बेनिफिट यही है कि जब हम इसको यूज कर लेते हैं ड्रॉप हो जाता है, और जब यूज करते रहते हैं कंटिन्यूएशन रहता है, वहां पे ये स्टिल अलाइव रहता है। बट जैसे हम यूज करके स्कोप खत्म होता है तो ये ड्रॉप हो जाता है ऑटोमेटिक। तो दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिंगल हैश, एक होता है सिंगल हैश टेबल, दूसरा होता है डबल हैश टेबल। सो टेम्परेरी टेबल दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल हैश और डबल हैश। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि हम एट अ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। मान लो हमारे पास ह्यूज टेबल है, ह्यूज मीन्स मान लो 1 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है। उस केस में क्या आप करोगे, आप सीटी यूज करोगे। सीटी वहां पे नहीं यूज करना, क्यों, क्योंकि सीटी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है टिम टेबल में, और सीटी की लिमिटेशन है कि उस पर आप क्रड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, मैनिपुलेशन डीएमएल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। डीएमएल ऑपरेशन का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन, ठीक। तो आप डेटा पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते सीटीई के केस में। तो सीटीई का मान लो 2000 3000 जैसे रिकॉर्ड होता है वो ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें अगर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी एक पर्टिकुलर टेबल पे, तो मान लो कोई टेबल है हैवी रिकॉर्ड्स है, जैसे मैं इस पे पेंट पे थोड़ा सा डेमो देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो आपके पास एक टेबल है, ठीक, और इसमें भी बहुत छोटे छोटे टेबल्स हैं। मान लो ये डेटाबेस है आप पे और ये टेबल्स हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मान लो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, और आपके पास एक क्वेरी पड़ी हुई है, ठीक। आपकी एक क्वेरी एग्जीक्यूट होनी है यहाँ पे, और उसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल क्वेरी लगी हुई है विथ सेम टेबल, एक ही टेबल से मल्टीपल क्वेरी लगी हुई है। और क्या कर रहा है, ये जितनी बार भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होता है ये इसमें जाता है, ये सारे टेबल में फिल्टर करता है, फिर डेटा रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे ले आता है, फिर उस पर ऑपरेशन होता है। तो इस केस में क्या होता है कि एक ही डेटा पे बार बार उस टेबल में जाना और फिर वहां से डेटा निकाल के फिर ज्वाइन लगा के डेटा मैच करके निकालना, ये एक तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है इससे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें हेल्प मिलेगी टेम्प टेबल की, या कुछ ऐसा डेटा हमें परफॉर्म करना है जो केवल टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, कि जब तक हम यूज करें तब तक उस डेटा को यूज कर सकें, अदरवाइज उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, उस केस में हम दो टाइप के टेबल बना सकते हैं, एक सिंगल हैश एक डबल हैश। सिंगल हैश क्या होता है कि एक क्वेरी जो आप लिख रहे हैं वो विद इन द स्कोप होता है, उस स्कोप के बाहर गया तो आपका जो टेम टेबल सिंगल हैश वाला होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो डबल हैश होता है वो ऑल यूजर्स के लिए अवेलेबल है। तो एसक्यूएल में भी एक यूजर नहीं मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, जैसे आपका एक यूजर अकाउंट है वैसे मल्टीपल यूजर्स अकाउंट होते हैं, तो आप मल्टीपल यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो दूसरे क्वेरी विंडो में, दूसरी क्वेरी विंडो का मतलब ये होता है मान लो एक ये क्वेरी विंडो ओपन है, यहाँ भी आप एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे यूजर्स भी उस सेकेंड हैश टेबल को यूज कर सकता है, बट सिंगल हैश को केवल आपका यूजर यूज कर सकता है और एक ही क्वेरी विंडो के अंदर यूज कर सकता है। तो ये बेनिफिट है। मान लो आपको कुछ काम करना है तो इस क्वेरी विंडो आपने काम किया और वहां नीचे ड्रॉप कर दिया, या आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगा। बट मान लो अगर आपको इसके बाहर भी एक्सेस करना है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में हम डबल हैश यूज कर लेते हैं। तो ये दो टाइप के टेम्परेरी टेबल होते हैं, ये नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे।
बट फिलहाल के लिए इतना अंडरस्टैंड कर लो कि दो टाइप के टाइम टेबल जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है।